हाँ जी, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के बहुत ही पसंदीदा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। मैं हूं आपका अकाउंटेंसी मेंटर और आप आज जुड़ चुके हैं मेरे साथ आप लोगों के उदय 2.0 बैच को कंटिन्यू करते हुए। जी हां, उदय 2.0 फॉर आवर क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स। क्लास 11th के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इजीली लेके आया है हमारा उदय 2.0 बैच। और आज आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे जुड़े हैं मेरे साथ अपनी अकाउंटेंसी की यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए। यात्रा के दो पड़ाव हम देख चुके हैं। हमने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ लिया है, उसके आगे हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी डिस्कस कर लिए। आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि करीब 27 टर्म्स हमने पढ़े थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में, और यह भी समझा था कि वहीं पे लिमिटेड नहीं है हमारी अकाउंटेंसी, उससे आगे भी हम बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। उन टर्म्स के अलावा और भी काफी सारे टर्म्स हमें देखने होंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं एकदम आज तीसरी जर्नी के लिए, इनफैक्ट जर्नी के तीसरे पड़ाव के लिए? एक नए शहर, नए गली, नए चौबारों में हमें घूमना होगा, नई वादियां, नई पहाड़ियां हमें देखनी होंगी। तो क्या आप मेरे साथ इस यात्रा पे चलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, आपका जवाब हां है तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत मजेदार होने वाली है। इट वुड हैव अप्स एंड डाउन्स, एकदम रोलर कोस्टर जैसी जर्नी हमारी होगी। कोशिश करूंगा ज्यादा झटके आप लोगों को नहीं आए, लेकिन झटकों का भी अपना अलग ही मजा है। चलिए तो देखते हैं फटाफट कि आज हम टॉपिक आखिर देखने क्या वाले हैं। तो लाइक आई सेड, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और हम सबसे पहले देखेंगे क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से हमारा थोड़ा सा परिचय होगा और उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने नए दोस्त से मिलने के लिए? ये अब आज की जर्नी में हमारे फेलो ट्रैवलर होने वाले हैं, जिनके बारे में हम बहुत सारी बातें जानने भी वाले हैं। होता है ना, यात्रा में बैठे होते हो, चाय बिस्किट पे एकदम से बातें शुरू होती हैं पैसेंजर्स के बीच में, और फिर हमें लोगों के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलता है कि आखिर वो कहां से हैं, क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा ही कुछ आज की हमारी जर्नी में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भाई साहब के साथ भी मिल बैठ के बातें करने वाले हैं। चाय भी होगी, पकोड़े भी होंगे और गर्मा गर्म गपशप भी होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ इस यात्रा पे चलने के लिए और ये देखने के लिए कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भाई साहब आखिर हमें समझाएंगे क्या आज? आर यू गाइस रेडी? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने इन्हें बिठा के बात पूछी कि भाई साहब जरा अपने बारे में कुछ बताएंगे हमें। इन्होंने कहा जरूर, श्योर, व्हाई नॉट। इन्होंने बस हमें एक चीज ऐसी बताई जिसको सोच के हमने थोड़ा सा पॉज लिया, थोड़ा सा विचार किया और बोला कि यार बात तो आपकी एकदम ठीक है। आप जो हमें बताना चाह रहे हो ना, हम कुछ कुछ समझ सकते हैं कि आखिर आप हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने हमें बोला क्या। इन्होंने हमें समझाया कि जो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हिच मींस योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट। तो यहां पे ये कहना चाहते हैं आपका पी एंड एल अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट। तो आपका पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट आखिर करता क्या है? डिस्क्लोज करता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी हम मेजर करते हैं पी एंड एल अकाउंट से, सॉल्वेंसी हमारी मेजर होती है जी बैलेंस शीट से। और ये बताया किन्हें जा रहा है? वेरियस पार्टीज। याद कीजिए चैप्टर 1 का हमारा डिस्कशन रिलेटेड टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ कुछ घंटियां बज रही हैं। दो टाइप के हमने यूजर्स देखे थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। याद आ रहा है? इंटरनल में हमने कौन कौन देखे थे भाई? ओनर्स ऑफ द बिजनेस है, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉइज हो गए। उसके अलावा हमने देखे आउटसाइड स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, आपके क्रेडिटर्स, आपके जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे आपने लोन लिया हुआ है। उसके अलावा कुछ रिसर्चर्स हमने देखे थे। गवर्नमेंट की तो बात हमने करी ही कि जिनको टैक्स के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए, और उसके लिए वो ये देखते हैं कि भैया आपने प्रॉफिट कितना कमाया है। और ये सब कुछ पता कहां से चल रहा था? ये सब कुछ पता चल रहा था आपकी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इन दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चलती है प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। अब यहां पे सॉल्वेंसी देख के घबराइएगा मत। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब होता है
लॉन्ग टर्म सर्वाइवेबिलिटी, मतलब एक कंपनी की लंबे समय तक जीवित रहने की, टिके रहने की, मार्केट में बने रहने की क्षमता। लॉन्ग टर्म सर्वाइवेबिलिटी कि अभी जो हमने पैसा लेके रखा है, जो लेंडर से हमने पैसा लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए हमने पैसा ले रखा है, बैंक लोन आपने लिए होंगे, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया होगा। सॉल्वेंसी आपको यह बताता है कि उस पैसे को वापस कर पाने की आपकी क्षमता आखिर कितनी है, आपकी एबिलिटी टू पे योर लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज आपके बिजनेस में चली आ रही हैं, उन्हें रीपे करने की आपकी क्षमता क्या है, यह हम डिसाइड करते हैं सॉल्वेंसी के थ्रू। और सॉल्वेंसी हमें पता चलती है कहां से? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, वो यही पोजीशन बता रही है कि भैया शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, छोटे समय की कुछ बाध्यताएं हैं आपकी, इन्हें आप कितनी जल्दी पे कर पाएंगे, क्या आप पे कर पाएंगे, यह होती है लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी इज फॉर लॉन्ग टर्म, कि लंबे समय की हमारी सर्वाइवेबिलिटी अगर आपको पहचाननी है, जाननी है, तो हम देखते हैं अपनी बैलेंस शीट। ओके, तो यूजर्स को हम ये इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। बात क्या आई? बात आई जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भाई साहब ने हमें कहा कि भाई देखिए ऐसा है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है ना, वो इंफॉर्मेशन आपने उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे, याद आ रहे हैं? क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें एक फीचर हमने पढ़ा था क्या? रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। ये 4 फीचर्स आपने पढ़े थे। तो उसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी वाला फीचर क्या कहता था? अंडरस्टैंडेबिलिटी वाला फीचर ये कहता था कि भैया जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकल के आ रही है ना, वो उस तरीके से निकल के आनी चाहिए कि जिसके पास जाएगी वो समझ भी सके। ऐसे नहीं कि हमने कुछ XYZ लिखा और सामने वाला बेचारा ABC ही जानता था, या मैं ये कहूं कि सामने वाले को आती थी इंग्लिश अल्फाबेट और हमने यूज में ले ली ग्रीक अल्फाबेट, अल्फा गामा बीटा, उस बेचारे को समझ ही नहीं आता ये सब। वो कह रहा है कि भैया ABC में समझाओ इसका क्या मतलब हुआ, और हम कह रहे हैं ना ना ना, अल्फा गामा बीटा। तो ये जो डिस्प्यूट हो जाता, अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ें, उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए आ गए हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले भाई साहब। एपी भाई साहब कहते हैं इनको। एपी भाई साहब ने क्या कहा? एपी भाई साहब ने यह कहा कि भैया देखो ऐसा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये यूजर है, अब यूजर को किस भाषा में समझाएं, यूजर को कौन सी भाषा आती है ये बताओ। हमने कहा भाई साहब यूजर को तो एबीसी आता है, तो उन्होंने हमें साइड में रोक के क्या कहा? एपी भाई साहब बोले कि फिर आप ग्रीक अल्फाबेट में क्यों बात कर रहे हो, आप भी इंग्लिश अल्फाबेट में ही बात करें ताकि इनको समझ आ जाए। क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन के पीछे, अकाउंटिंग के पीछे आपने देखा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? जो रिजल्ट्स हमारे हैं थ्रू आउट द ईयर, जो एक्टिविटीज हमने करी हैं, उनके जो फाइनल रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं, ये फाइनल रिजल्ट्स हमें कम्युनिकेट करने हैं, रिजल्ट्स बताने हैं लोगों को, जो यूजर्स हैं उन्हें समझाना है कि आखिर हुआ क्या। तो ये समझाया किसी ऐसी भाषा में जाना चाहिए जो उनकी समझ में आए। और यहीं एपी भाई साहब ने हमें क्या कहा? इन्हें मैं कह रहा हूं क्या? इन्हें मैं बुला रहा हूं एपी भाई साहब। ठीक है, ये है हमारे एपी भाई साहब, सिंपल से एपी भाई साहब। एपी भाई साहब ने हमें क्या कहा कि भैया जरूरी है, नेसेसरी, कि सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। बात आ गई लैंग्वेज की। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मतलब क्या? होना तो इंग्लिश में ही चाहिए ऑब्वियसली, इंग्लिश में भी ऐसी इंग्लिश में हो जो यूजर को समझ आ जाए, उसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी यूज में ना ली गई हो। अगेन द पॉइंट गोज बैक टू रेलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, जिस यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल भी हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो, क्योंकि वहीं से चौथा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आता है, यानी कंपेरेबिलिटी। जब समझोगे तभी तो उसको किसी और चीज से कंपेयर कर पाओगे। अगर आपको जो रिजल्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं वो समझ ही नहीं आएंगे, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि भैया लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, अगले साल क्या होने की संभावना है, या मेरा रिजल्ट क्या था, सामने वाले का रिजल्ट क्या है, क्या मैं उससे अच्छी पोजीशन पे हूं या नहीं। ये सब कुछ हासिल करने के लिए एपी भाई साहब ने सिर्फ एक चीज बोली कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं
उन्हें किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाए। हमने उनसे कहा, जैसा मैंने आपको समझाया कि एपी भाई साहब, आप जो कह रहे हैं बात तो हमें समझ आ रही है कि ठीक कह रहे हैं आप, ये हम मान सकते हैं। हाँ, कंपेरेबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, रेलेवेंस के लिए ये चीज होनी चाहिए कि लैंग्वेज कॉमन हो, सेम हो, समझ आने वाली हो। ओके फाइन, इसका रिजल्ट क्या निकाल के दे रहे हो आप मेरे को? मैंने एपी भाई साहब से यही बात की कि मुझे ये बताइए कि अब हम करें क्या। दुविधा तो आपने हमें समझाई, उसका एक सॉल्यूशन आपने हमें बताया। क्या इस सॉल्यूशन के लिए कोई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है? एपी भाई साहब ने चाय की चुस्कियां लेते हुए हमें यह कहा कि बिल्कुल किया हुआ है, और इसी फ्रेमवर्क को, जो रूल्स हैं हमारे, इन्हें कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या फिर इसका एक्रोनिम देख लीजिए, गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन्हें क्या कहूंगा मैं? सेट ऑफ रूल्स that ensure the financial statements are prepared in a manner that they portray a true and fair view of the financial performance and position of a business entity। यानी कि ऐसे सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क जिनके हिसाब से बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी का एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब सच्चा और ईमानदार, साफ सुथरा व्यू प्रेजेंट कर रहे हो कि जो कुछ अब रिप्रेजेंट किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो एकदम सच है और हमारी नॉलेज में एकदम ठीक सिचुएशन बता रहा है। जो सच्चाई है वही आपको दिखाई जा रही है। नो विंडो ड्रेसिंग एट ऑल। याद है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? इनफैक्ट एक हमने बात करी थी कि भाई अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक टाइप सी बात करें, लिमिटेशन है कि इट इज ससेप्टेबल टू विंडो ड्रेसिंग, कि विंडो ड्रेसिंग वाला काम हो सकता है, दिखता कुछ है होता कुछ और है, या जो है वो ना बताते हुए कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे कहा जा रहा है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, यहां तक सब क्लियर? चलो, तो एपी भाई साहब जब हमें ये सारी बातें बता रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारे कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है? जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप उनके नेचर को भी असेस कर रहे होते हैं। होता है ना, ये बात करते करते में ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत फनी इंसान है, या ये थोड़े से सीरियस से लग रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि बात बहुत पते की कहते हैं लेकिन कभी कभी काफी टाइम ले लेते हैं पते की बात बताने में। ऐसा हो सकता है। तो यही बात हमारी भी हुई। जब हम एपी भाई साहब से बात कर रहे थे तो हमें भी ऐसा लगा कि यार चाय तो ठीक है, बट ये 3 कप पीते पीते में उन्होंने हमें ये बात बताई है। तो हमारा हुआ थोड़ा सा कि इनके नेचर के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पता करते हैं। तो चलिए देखते हैं द नेचर या फीचर्स ऑफ एपी भाई साहब। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स देखने की बात हो रही है। तो सबसे पहला फीचर जो हमें यह समझ आया इनसे बात करते करते, इस गुफ्तगू के दौरान हमने ये पहचाना, ये जाना कि बात कर रहे हैं ये कुछ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स की। अब ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स क्या हुए, चलिए देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स का मतलब यह हुआ कि ग्लोबली, पूरी दुनिया में
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक ही तरीके से इंप्लीमेंट करे जाएं, ऐसे रूल्स बनाए जाएं जिनका वर्ल्ड वाइड कवरेज हो सके। ऐसे रूल्स ना बने जो इंडिया में अच्छा ठीक है यहां पे इस तरीके से लगेंगे, वहां पे उस तरीके से लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात करें अगर, तो आप बात करेंगे गाड़ियों की, अगर मैं बात करता हूं ड्राइविंग सीट्स की, अगर मैं बात करता हूं, आपने देखा है इंडियन और यूके गाड़ियों की जो सीट्स होती हैं वो होती हैं राइट हैंड साइड पे। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, आप पीछे की तरफ बैठे हैं, योर ड्राइवर वुड बी ऑन योर राइट हैंड साइड, आप इधर की तरफ देखते हैं ड्राइवर को, राइट। वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में द ड्राइवर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, ऑपोजिट साइड पे बैठे होते हैं ड्राइवर्स। अब यही बात, अब अगर कोई बंदा हु इज यूज्ड टू ड्राइविंग इन इंडिया, इंडिया में गाड़ी चलाने के आदी हैं, आप क्या करेंगे, आप दौड़ते हुए जाएंगे, गाड़ी का साइड का गेट खोलेंगे और बैठ जाएंगे और स्टीयरिंग पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। स्टीयरिंग किस साइड होगा, यूएस में स्टीयरिंग इस साइड होगा। यूएस में स्टीयरिंग आपके लिए यहां है, अब आप यहां ऐसे बैठे हुए हैं विदाउट अ स्टीयरिंग। इट लुक्स क्वाइट फनी बट यस दिस इज व्हाट यू वुड लुक लाइक। अगेन यही काम एक यूएस वाले को बोलते हैं। यूएस के कोई सिटीजन आते हैं इंडिया में, भाग दौड़ के जाते हैं, गाड़ी एकदम ओपन करते हैं, बैठते हैं और वो भी ऐसे ही करेंगे, फिर पाएंगे कि स्टीयरिंग इस साइड नहीं है बॉस, स्टीयरिंग इस साइड है तब क्या करोगे। तो ऐसी दुविधा, ऐसा असमंजस हमें ना झेलना पड़े, उसके लिए अकाउंटिंग में एपी भाई साहब ने यह शर्त रखी कि भैया जो यूनिफॉर्म जो रूल्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स जिन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, दे विल बी यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम एप्लीकेबिलिटी। तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स का मतलब हुआ एप्लीकेबल इन सेम मैनर across industries and countries। बोले तो भाई इंडस्ट्री भी अलग हो गई ना, तो भी सेट ऑफ रूल्स सेम ही रहेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि ये चीज डेबिट होनी है तो ये चीज डेबिट होगी, चाहे आपकी इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रांजैक्शन हो रहा है अगर आपके बिजनेस में, उसमें ये अकाउंट डेबिट होना है तो डेबिट ही होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होना है तो क्रेडिट ही होगा। अब इंडस्ट्री तो ठीक है, आप कंट्री किसी और में भी हो तो भी रूल यही रहेगा। दैट वाज द कंडीशन जो एपी भाई साहब ने रखी थी। ओके, सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर, जस्ट लाइक अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, जैसे हम एपी भाई साहब को अगर एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग मानते हैं तो वो क्या है, ही इज ऑल्सो मैन मेड, इनकी उत्पत्ति भी कहीं इंसानी तरीके से ही हुई है। एग्जैक्टली लाइक दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की भी अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो मैन मेड। नाउ यहां पे समझने वाली थोड़ी सी चीज है, आप लोगों ने एक डिस्कशन करा था हमारा, जब हमने आपको यह समझाया था कि भाई अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एंड अ साइंस। हमने समझाया कि भैया साइंस है क्योंकि कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं हमारे जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। आर्ट कैसे है, उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके आप जैसा चाहे खेल सकते हैं। जो कैनवस पे आपको पेंट करना है, अकाउंटिंग के कैनवस पे, अकाउंटेंसी के कैनवस पे जिस भी तरह की चित्रकारी आपको करनी है आप कर सकते हैं उन कायदों में रह के। तो यहां ये कायदे बना कौन रहा है? कुछ होते हैं मैन मेड प्रिंसिपल्स, कुछ होते हैं प्रिंसिपल्स दैट अकर इन नेचर, जैसे कि ग्रेविटी। ग्रेविटी इज अ प्रिंसिपल दैट अकर्स इन नेचर, उसमें मैन मेड कुछ नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण करा और उसके साथ ही उन्होंने ग्रेविटी भी दी। ग्रेविटी क्या करती है, आप कोई चीज ऊपर उछालते हैं वो नीचे आके गिरती है। न्यूटन भाई साहब के सर पे एप्पल गिरा तभी ये पता चला कि अच्छा ऐसा भी है, चीजें उससे पहले भी गिर रही थी, लेकिन ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट वहां से उन्होंने जनरेट करके बताया कि भाई देखो ऐसा कुछ होता है और इसे हम बुलाएंगे ग्रेविटी। ठीक है, बट ग्रेविटी वाज अकरिंग इन नेचर, पहले से ही थी, हम कूदते थे, हम नीचे ही आते थे, सही है। अब बात करें कुछ मैन मेड प्रिंसिपल्स की, तो मैन मेड प्रिंसिपल्स हो गए आपके जो नियम कायदे बने हैं जिसे कानून कहा जाता है। कानून इज एग्जैक्टली अ मैन मेड प्रिंसिपल। मैन मेड कॉन्सेप्ट है ये कि भाई ये है लाल बत्ती आपने क्रॉस कर दी तो चालान कटेगा, दिस इज अ मैन मेड रूल।
तो यही हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि क्रिएटेड आउट ऑफ नेसेसिटी। जरूरत महसूस हुई, क्या जरूरत महसूस हुई, क्या जरूरत थी, क्रिएटेड आउट ऑफ नेसेसिटी, यानी टू हैव कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपेरेबल हो सके, अंडरस्टैंडेबल हो सके, उसके लिए एक जरूरत महसूस हुई और उस जरूरत ने जन्म दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। एज दे से, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। सही बात है, यही नेसेसिटी हमें फील हुई एंड वी केम अप विद द आइडिया ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। थर्ड इज फ्लेक्सिबल। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा टू सम एक्सटेंट। ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करी गई है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, टू सम एक्सटेंट फॉर फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कि आप अपना बिजनेस सही तरीके से चला सकें, उसके लिए कुछ रूल्स हमने आपको दे दिए, लेकिन ये रूल्स बहुत रिजिड नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड की गई। कैसे प्रोवाइड की गई अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कहां पे हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है इन रूल्स को समझने में। उसके आगे जो चौथा पॉइंट है, ये अगर आप देखेंगे तो ये कुछ आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से मिलता हुआ लगेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा है रेलेवेंस। रेलेवेंस के बारे में मुझे नहीं लगता कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा जरूरी है, हमने पहले पढ़ा है कि रेलेवेंस का मतलब क्या होता है भैया, जिसके लिए जरूरी उसके लिए वैसा, जिसकी जो जरूरत उसके लिए वैसा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि जिस इंडस्ट्री, जिस बिजनेस के लिए जैसी जरूरत, उस हिसाब से अपने आप को ढाल सकें। द सेकेंड पॉइंट दैट सेज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट, यानी कि इसमें अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसमें किसी तरह का पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। दे आर टोटली फ्री ऑफ बायस, फ्री ऑफ बायस, अनबायस्ड होके बनाए गए हैं। इनके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं था कि भाई किसी एक इंडस्ट्री को या किसी एक कंट्री को या किसी एक बिजनेस को फायदा पहुंचाना है, नहीं। ये ऐसे यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं जो सबके लिए बराबर है, इक्वल फॉर ऑल। कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है, जो ठीक लग रहा है वो हमने बताया है कि भैया ये होना चाहिए, क्योंकि इससे सब बराबर बराबर हो जाएंगे। द लास्ट थिंग इज फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब होता है आपके लिए प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना कितना फीजिबल है। फीजिबल मींस इकोनॉमिकली पॉसिबल है या नहीं, अफोर्डेबल है या नहीं। तो प्रिंसिपल्स इस तरीके से बनाए गए कि छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस भी उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता है। Affordable for all business entities. That is what feasibility concept tells you about your accounting principles. हमारे एपी भाई साहब ऐसे हैं कि भाई सबको बराबर भी रखते हैं और ये भी कहते हैं कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, मैं सबसे बराबर रूप से सेम ईमानदारी और सच्चाई से पेश आऊंगा। ठीक है, चलो। तो अब जब फीचर्स आपने देख लिए हैं, आपने पढ़ लिया कि एपी भाई साहब कौन हैं, उनके फीचर्स आपने बातों के दौरान ही गेज कर लिए कि हाँ अच्छा ठीक है सर, ऐसे ऐसे एपी भाई साहब इस तरीके के, इस किस्म के इंसान हैं, इस तरीके के बंदे हैं, बहुत ही नेक दिल हैं, साफ दिल हैं, ये सब तो आप पता कर चुके। अब जो अगला स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में क्वेश्चन आता, वो क्या आता है? वो ये आता है कि सर इनकी जरूरत क्या है और
क्या एपी भाई साहब अकेले हैं या इनके भी कुछ और प्रकार हैं? अब यहां पे मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि अब हम एपी भाई साहब को नेचुरल पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा अननेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। तो बात तो वही आई कि इनकी आवश्यकता आखिर है क्या। तो क्या आप तैयार हैं ये समझने के लिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के हैं हमारे एपी भाई साहब? देखने को तैयार हो? चलो फिर देर किस बात की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें क्या कहता है? एज वी नो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये हमारे इनिशियल डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम कहां कहां काम में ले रहे हैं भाई। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। इसके लिए यही बात अभी हमने पीछे पढ़ी, इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट एंड कंपेरेबल। यही बात हमने पीछे करी थी, रेलेवेंट, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल। और ऐसा होने के लिए क्या होगा? दिस बिकम्स पॉसिबल ओनली इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सम सेट रूल्स, जिन्हें हम कहते हैं पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में, और यही है हमारे एपी भाई साहब के तीन प्रकार, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। अब पॉलिसीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बजटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। क्या होता है? पॉलिसी का मतलब होता है 4-5 जने मिलके कुछ गाइडलाइंस बना रहे हैं कि अच्छा ये हमारी पॉलिसी है रिगार्डिंग, जैसे बजट की बात करें तो ये बजटरी पॉलिसी है। या आपने अभी अभी नया नाम सुना होगा जो अब नई आपकी एजुकेशन स्कीम जो सरकार ने इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज नोन एज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। ये एनईपी आखिर क्या है? ये एनईपी है एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं। पूरा एजुकेशन सिस्टम हमने बदल के रख दिया है। हम वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, हम बच्चों को अवगत कराएंगे रूटीन चीजों से, जिंदगी की जो जरूरतें हैं कि आप पढ़ ये रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कहां करेंगे, कहां इन्हें देखेंगे। और यही हमारी कोशिश रहती है हमेशा से इजीली पे। वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव विथ उदय बैच जो हमने लास्ट ईयर लिया, और अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं विथ आर उदय 2.0 बैच, जहां पे हमारी पूरी कोशिश यही है कि आपको रियल लाइफ इंप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस दिखाई दें, आपके डिसीजंस के, आपके जो नॉलेज आपको मिल रही है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको दिख सके। इसीलिए ड्यूरिंग आर टीचिंग मेथोडोलॉजी इटसेल्फ उसमें हमने इनकॉर्पोरेट करे हैं इस तरह के एग्जांपल्स जो आप समझ सकें बहुत आसानी से। अभी देखेंगे आगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बहुत बढ़िया नमूने एग्जांपल्स आपके लिए लेके आएंगे हम लोग, तो टेंशन नहीं लेनी, स्टे ट्यून्ड विद अस। अब पॉलिसी का क्या मतलब हुआ? पॉलिसी तो हमने बता दिया सर, ऐसे ऐसे कुछ गाइडलाइंस टाइप सी इशू हो जाती हैं कि अच्छा ये चीजें करनी है, ऐसे 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 हम स्टेप्स बता देते हैं कि इस तरीके से हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। देन वी कम टू प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बात करी कि दे आर अ सेट ऑफ रूल्स जो यूनिफॉर्मली सब पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। जैसे कि हमने ग्रेविटी प्रिंसिपल की बात करी कि ग्रेविटी इज अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल, कि भाई पूरी दुनिया में ग्रेविटी इसी तरीके से है। अर्थ पे एवरीवेयर ग्रेविटी इज द सेम। अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, लेकिन इस सेट पैटर्न में हमने बता दिया कि भाई ये आपके सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। देन वी कम टू कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस का क्या मतलब होता है? कन्वेंशंस का मतलब होता है रीति रिवाज जो पुराने समय से चली आ रही है, यानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो वैसा ही कुछ कन्वेंशंस आपको बताते हैं कि भाई बिजनेस में इतने टाइम से जो बिजनेसेस चालू हुए हैं, सदियों पुराने समय से बिजनेसेस चले आ रहे हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है अबाउट बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड का बार्टर सिस्टम, जब सामान के बदले सामान दिया जा रहा था, अनाज के बदले दूध मिल जाता था, इस तरीके से जो एक्सचेंज सिस्टम होता है। तो
बिजनेसेस तब से चले आ रहे हैं, कॉमर्स ट्रेड तब से चला आ रहा है। जब भी आपने किसी एक चीज के बदले कुछ और लेने या देने की पेशकश की थी, दैट वाज कॉमर्स, दैट वाज ट्रेड। तो सदियों से चले आ रहे इस कॉन्सेप्ट में सदियों से कुछ प्रथाएं डेवलप हुई हैं कि अच्छा ये चीज तो ऐसे ही करी जाती है भाई साहब, या ये चीज तो हम ऐसे मानते हैं, इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऑल दीज आर कन्वेंशंस, यही होती हैं प्रथाएं, यही हैं हमारे कन्वेंशंस। These rules bring uniformity and consistency to the process of accounting and enhance utility to different users of accounting information। ये अकाउंटिंग के प्रोसेस को एनहांस करते हैं और यूजर्स को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसकी यूटिलिटी यानी उसकी यूजफुलनेस बढ़ा के देते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो जैसा आप देख रहे हैं, देयर विल बी टू टाइप्स दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला टाइप है हमारा अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, एंड द सेकेंड टाइप इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो सबसे पहले हम अजम्पशंस एंड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ कन्वेंशंस यानी जो पुराने समय से चली आ रही कुछ प्रथाएं हैं या रिवाज हैं, हम उनके बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं किनसे? सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फर्स्ट टाइप से, दैट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। क्या होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का मतलब यह हुआ कि अब जो कॉन्सेप्ट या जो अजम्पशंस आप पढ़ने जा रहे हैं वो अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस का मतलब क्या हुआ? अजम्पशंस का मतलब होता है हम ये मान के चल रहे हैं, दैट इज व्हाट अजम्पशंस मीन। हम क्या कहते हैं? अज्यूम कीजिए, यानी मान लीजिए, मान लीजिए ऐसा कुछ है, मान लीजिए वैसा कुछ है, तो क्या कहते हैं हम उसके लिए? अज्यूमिंग दैट या अज्यूम दैट। तो यहां पे यही बात आ रही है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो ये अजम्पशंस फॉलो कर रहे होंगे, या ये प्रिंसिपल्स जो अब आप आगे पढ़ने जा रहे हैं हम ये मान के चलेंगे कि उन्हें फॉलो किया जा रहा होगा और फॉलो किया जाना चाहिए हर हाल में। आपके पास एज सच ऑप्शन नहीं होता है इन्हें ना फॉलो करने का। हालांकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिख के देना कि भैया देखो ऐसा है, ये वाला जो अजम्पशन है जो भी आप आगे देखने वाले हैं, ये अजम्पशन हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, अमूमन फॉलो करना ही होगा। एक स्ट्रिक्टनेस टाइप सी हमने करी है, लेकिन अगेन वही बात, रिजिडिटी नहीं करी है। हमने एक सजेशन ऐसा दिया कि भैया फॉलो किया जाए तो बाकी सारी चीजें बहुत सहूलियत से हो जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या है आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फोटो देख के घबराइएगा मत। आप अगर इस विचार में हैं कि सर आप तो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ले आए हो, ये बायो का लेक्चर कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला, अभी बैठे बैठे थे एक बारी के लिए आंख झपकाई और देखा आप एवोल्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए, क्या आप ऐसा ही कुछ समझाने जा रहे हैं? तो घबराइएगा नहीं, मैं एवोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां बात करने आया हूं किस बारे में? मैं यहां बात करने आया हूं, अगर आप देखें तो यहां पे क्या दिख रही है आपको? चीजें चलती जा रही हैं। एवोल्यूशन हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग दैट कि थिंग्स कंटिन्यू, इंप्रूवमेंट हो रहा है। वानर से इंसान बनने की कथा आपके सामने दिख रही है। कुछ लोगों को इसमें से एक्सक्लूड करना चाहूंगा क्योंकि कुछ की हरकतें आज भी देख के ऐसा ही लगता है कि भैया एवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है। डार्विन की थ्योरी पे डाउट उठ जाता है कि ये तो अभी भी वानर ही हैं, इनका एवोल्यूशन हुआ कब? बट उस सब में ना पढ़ते हुए यहां पे जो चीज आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, दैट इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाम से ही जैसा आप समझ रहे होंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का सिंपल सा जो अजम्पशन है या जो कहने की बात है या जो वो कहना चाह रहा है वो क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें समझाना चाह रहा है कि अ बिजनेस एंटिटी विल
कंटिन्यू इनटू द foreseeable फ्यूचर। सुदूर भविष्य तक एक बिजनेस चलता जाएगा, बंद नहीं होगा, ऐसा कह रहा है आपका बिजनेस का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू इनटू द फोरसीएबल फ्यूचर। इसके आगे वो क्या कहता है, वो ये मानता है कि द बिजनेस will not have a need to curtail its operations significantly। कहने का मतलब क्या हुआ, ये मान के चलते हैं कि भैया एक बिजनेस को सुदूर भविष्य तक अपने ऑपरेशंस को बहुत सिग्निफिकेंट रूप से कट करने की जरूरत नहीं होगी। कि अगर आप 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं जो 4 प्रोडक्ट्स बना के उन्हें बेचते हैं, तो सुदूर भविष्य तक भी आपने ऐसा कुछ नहीं सोच रखा है कि भैया 4 नहीं अब से एक ही बनाएंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपका यह कहता है बिजनेस विल कंटिन्यू ऑन इन द फ्यूचर, फोरसीएबल फ्यूचर, इट विल कंटिन्यू इनटू द फोरसीएबल फ्यूचर। जो दूर तक का भविष्य आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस वहां तक चलता रहेगा और उसके किसी ऑपरेशंस में हमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। इनफैक्ट बिजनेस कर रहे हैं, हम किस उम्मीद से करेंगे कि भाई बूम होगा, आगे बढ़ेगा, खिलेगा, फलेगा, फूलेगा। ठीक है, तो ये तो है सबसे पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये क्या कहता है कि भैया सालों साल तक चलने के लिए करा है बिजनेस, ऐसे नहीं बस आज चालू करा और 6 महीने बाद बंद कर रहे हैं। ना ना ना, हमने बिजनेस करा है आगे कई सालों तक इसे चलाने के लिए, राइट। तो जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम यही मान के चलेंगे कि भाई आप सुदूर भविष्य तक की सोच के चल रहे हैं और यह बिजनेस आगे कई सालों तक चलने वाला है। अगर ऐसा करने का विचार नहीं है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरा मेंशन कर दीजिएगा कि भैया ऐसा है, हम अगले आने वाले 2 या 3 महीनों में अपने ऑपरेशंस को कुछ कर्टेल करने की सोच रहे हैं। सिग्निफिकेंटली ऐसा हो सकता है हमें कम करना पड़े, लॉस में जा रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, कोई भी रीजन, बट उसे मेंशन कीजिए अगर आप ये अजम्पशन फॉलो नहीं करने वाले हैं तो। अच्छा जी, तो गोइंग कंसर्न आपने समझा। अब जरा आगे बढ़ के समझते हैं हम अपना अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है और भी मजेदार, और इस मजेदार कॉन्सेप्ट को आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए हमने मदद मांगी किनकी? हमने मदद मांगी माही की। हमने बोला आजा माहिया जरा समझा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम कहना यही चाह रहे हैं, नाम से देखिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और जरा एक बार इस मीम को गौर से देखिए। इस मीम को देखते ही आपको एक चीज ये समझ आ जाएगी कि सर बात आप एकदम ठीक कह रहे हो और बहुत ही कनेक्टिंग वाली बात है ये। क्यों कनेक्टिंग वाली बात है? देखा है आईपीएल, देखा है कोई इंटरनेशनल मैच? जब से डीआरएस सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, तब से ये इमेज बहुत ही मजेदार इमेज बन गई। होता क्या है, बॉलर बॉल करते हैं, एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, अंपायर उसको मना कर देते हैं कि ना ना किसने कह दिया। उसके जस्ट बाद आपको दिखता है स्क्रीन पे ये हंसता मुस्कुराता सा चेहरा, कभी कभी हंसते मुस्कुराते हुए, कभी थोड़े सीरियस से, बस ये करते हुए। और यही बात हम यहां कहने के लिए भी लाए कि भाई जब ये देख लो ना, और जब ये पता चल जाए कि ये जेस्चर करने वाले हमारे धोनी भाई साहब हैं, तो फिर अंपायर्स अपने आप ही फेल हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि फिर वो हो गया, जाएगा थर्ड अंपायर के पास और फैसला आएगा कि भैया ये आउट है। और यही 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 हमारे माही की कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी बोले तो हर बार जब ये इशारा होगा पक्का मान के चलिएगा कि डिसीजन पलटा जाएगा। नॉट आउट है तो आउट बोला जाएगा, आउट है तो नॉट आउट कहा जाएगा। ऐसे भी कुछ केसेस हुए जब माही ने आउट को नॉट आउट के लिए भी अपील की होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि भैया देखिए ऐसा है, यही होती है कंसिस्टेंसी।
यानी एक लगातार होने वाली चीज। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है एनी प्रिंसिपल दैट is implemented once should be consistently followed for next अकाउंटिंग ईयर्स। मतलब एक साल आपने कोई प्रिंसिपल अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो उसको अगले कई सालों तक फॉलो करते रहें। मस्ट बी कंसिस्टेंटली, मस्ट बी, शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स। चेंज कैन बी मेड, ये मैं बता दूं, हमने बात करी फ्लेक्सिबिलिटी, तो चेंज कैन बी मेड इफ अ लॉ requires such change, यहां लिखता हूं मैं, a law requires such change, or if such change would result in better presentation of financial information। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? चेंज आप कर सकते हैं। वैसे तो ये कह रहे हैं कि भाई एक बार कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, प्रिंसिपल इंप्लीमेंट कर दिया तो चेंज मत ही करना, शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। अगले आने वाले कई अकाउंटिंग ईयर्स में कंसिस्टेंटली उस पॉलिसी को फॉलो करें। हां, आपको ये लगता है कि अगर सरकार ने कोई नियम बदल दिया एकदम से और मजबूरन आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, या आपको ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी है या प्रिंसिपल है इसे चेंज करने से मैं अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और बेटर तरीके से अपने यूजर्स तक पहुंचा सकता हूं, तो आप चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज आपको मेंशन करना होगा, आपको लिख के बताना होगा कि भैया हमने ये बदलाव करा है। अब इसका एक एग्जाम्पल, मैं अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं। हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है जी डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू में आने वाली कमी, असेट्स की वैल्यू में, जो टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स हैं आपकी, उनकी वैल्यू में, अदर देन लैंड, जमीन के अलावा जो टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है क्योंकि आपने उन्हें इस्तेमाल किया या कई सालों से उन्हें अपने पास रखा था, उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के आप देखेंगे होते हैं दो तरीके, कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। एक होता है जी SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है आपका WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों में से कोई भी मेथड इंप्लीमेंट कर सकती है, कोई भी मेथड लगा सकती है। बस बात क्या है, अगर आपने एक साल SLM लगा दिया तो यह माना जाएगा या आपसे गुजारिश यही करी जाएगी कि अगले आने वाले कई सालों तक SLM लगाएं। आपने WDV मेथड लगाया है डेप्रिसिएशन का, तो यही गुजारिश होगी कि आने वाले सालों में भी WDV मेथड ही लगाएं। हां, अगर आपको बदलाव करना है तो यह ध्यान रखें कि क्यों कर रहे हैं बदलाव। कोई लॉ चेंज हो गया था उस वजह से बदलाव करना पड़ रहा है, या आपको लगता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप प्रदर्शित कर पाएंगे। अगर आप ये डिसीजन चेंज करना चाहते हैं तो जरूर चेंज कीजिए, लेकिन बता के, कि बताइएगा अपने यूजर्स को हम अभी तक ये पॉलिसी फॉलो करते थे, अब से हम पॉलिसी कर रहे हैं जी चेंज। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल फंडामेंटल अजम्पशन के बारे में। लास्ट एंड फाइनल फंडामेंटल अजम्पशन जिनका नाम है जी क्या, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर अक्रूवल के लिए आपने कोई इमेज नहीं लगाई? जी बिल्कुल नहीं लगाई, अक्रूवल के लिए मैंने कोई इमेज नहीं लगाई, क्योंकि अक्रूवल का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना ही ऐसे था। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट यह कहता है कि
कैश का एक्चुअल इनफ्लो या आउटफ्लो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज क्या पैसा मिल जाना चाहिए था या पैसा हाथ से चला जाना चाहिए था। तो अगर ऐसा है, आपका इन दोनों के केसेस में अगर आंसर हां है, तब एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अ ट्रांजैक्शन should be recorded when liability to pay और मैं कह सकता हूं asset to receive is या comes into existence। is नहीं लिखेंगे हम यहां, receive comes into existence, not when cash is actually paid or received। यानी एक ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड कर लिया जाए? जब आपको पैसा या तो दे देना चाहिए था या मिल जाना चाहिए था। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें, इनकम कब रिकॉर्ड करें? जब इनकम ड्यू हो गई, यानी मिल जानी चाहिए थी। मिली है या नहीं मिली मैटर नहीं करता। सेम वे एक्सपेंस कब रिकॉर्ड हो? जब एक्सपेंस ड्यू हो गया, मतलब पे कर दिया जाना चाहिए था। पे किया है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। आपका टेलीफोन बिल 31 मार्च को ड्यू हो रहा है, 31 मार्च को आ जाता है कि भैया लो पे करना है। आप पे कर रहे हैं 4 या 5 अप्रैल को। कब रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्ड करोगे 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को वो ड्यू हो चुका है। आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ चुकी है कि भैया हमें इस बिल का पेमेंट करना है। कब पेमेंट करने हैं ये बात अलग है, लेकिन पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। वो जिम्मेदारी जब आपके पास आ गई, आपके ऊपर आ गई, उस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा कि हां हमारा टेलीफोन बिल का इतना खर्चा है, टेलीफोन का इतना खर्चा है हमारा इस महीने का, इस साल का, जैसा भी केस है। अकाउंटिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलती है। अगेन नॉट जस्ट ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर में। आप पढ़ेंगे वहां एक और बेसिस है अकाउंटिंग का। लेकिन बात वही हुई, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कृपया बता के चलें, हमें बताएं कि भैया अक्रूवल नहीं फॉलो कर रहा हूं, मैं दूसरा वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम तो ये मानेंगे आप अक्रूवल ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट का फायदा होता है प्रॉफिट और लॉस is depicted truthfully and fairly। अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से जो प्रॉफिट निकल के आता है वो सच्चा और ईमानदार प्रॉफिट होता है, साफ प्रॉफिट होता है कि भाई यही एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज this concept recognizes unpaid expenses, unearned incomes, expenses paid in advance and incomes earned
बट नॉट रिसीव्ड। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अजम्पशन है, ये इन चारों पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब कोई खर्चा आपका हो जाना चाहिए था, आपने पे नहीं करा, कोई बात नहीं, जिम्मेदारी हो गई थी ना, रिकॉर्ड कर लो। कोई ऐसा खर्चा है जो होना तो नहीं चाहिए था, पे कर दिया था, कोई बात नहीं, उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे, यहां पे कोई इश्यू नहीं है, उसका रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे। उसका ट्रीटमेंट ऐसा करेंगे कि हम आपको बताएंगे भाई इस साल का नहीं है, ये अगले साल का हम इस साल पे कर रहे हैं, इसको अभी साइड करो, हमें तो बताओ ट्रू प्रॉफिट कितना है। फिर बात करते हैं हम किस चीज की, अनअर्न्ड इनकम, यानी कि आपको पैसा मिल गया है पहले ही, उसके बदले में एवज में आपने अभी काम नहीं किया, तो ये जो इनकम हुई है ये अनअर्न्ड है कि नहीं? ये अनअर्न्ड क्यों है? क्योंकि आपने अभी काम नहीं करा इसके लिए। ये वैसी वाली कमाई है, फर्जी कमाई, मिल तो गई है, मेहनत अभी करी नहीं है, मेहनत करनी है आगे, तो हम उसका भी ट्रीटमेंट दिखाएंगे। साथ ही साथ हमने देखा चौथा क्या नाम लिखा, हमने यहां पे चौथा नाम लिखा इनकम्स अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कि भैया मेहनत तो कर दी थी, पैसे ही नहीं मिले उसके लिए, कोई बात नहीं, उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। हम आपको कह रहे हैं कि हाँ ये आपकी इनकम है, टेंशन मत लो, हम पहचान रहे हैं इसको, हम मान रहे हैं, और हम मान रहे हैं इसीलिए जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो एकदम ट्रू और फेयर होगा। ठीक है, तो चलो आज के इस पूरे सेशन में, आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा भाई? आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले मुलाकात करी हमारी यात्रा में हमारे एपी भाई साहब से, जिनके साथ चाय की चुस्कियों के दौरान ही हमने उनके नेचर के बारे में काफी सारी चीजें पता कर ली। हमने ये भी पता कर लिया कि आखिर इनकी जरूरत क्या है और इनके प्रकार क्या क्या है। हमने उन प्रकारों में सबसे पहला प्रकार पढ़ा भी, सबसे पहले प्रकार का भी शुरुआती कॉन्सेप्ट हमने आज देखा, जिसका नाम है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। हमने 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस देखे, पहला था गोइंग कंसर्न, दूसरा था कंसिस्टेंसी, और तीसरा है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो इसके आगे के डिस्कशन के साथ मिलेंगे बहुत ही जल्दी आप लोगों से विथ द नेक्स्ट कंटिन्यूइंग लेक्चर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी छोटी प्यारी सी इजीली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। याद रखिएगा हमेशा कि लर्न विद अ स्माइल, और जैसा मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, तबीयत का ख्याल रखें। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।